नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज से हम एक नए तरह के सीरीज को लेकर आए हैं और ये सीरीज जो लगातार 45 प्रश्नों के साथ आपके सामने आता रहेगा। और ये 45 प्रश्न वो होंगे जो आपको यूजीसी नेट जो आपको यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर सीयूईटी पीजी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जो इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उनमें भी पूछ सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी लेवल के प्रश्न होंगे इसमें। तो ये बहुत ही ध्यान से आप इसको करेंगे, हम इसको समझेंगे और हल करेंगे। तो सीधे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रश्न और उसको हल करने के लिए अब हम चलें। तो पहला प्रश्न जो हमको दिख रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो प्रेम वाटिका जो काव्य कृति है इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रस खान, आलम, उसके बाद नागरी दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तरह की कोई रचना करी नहीं है और नागरी दास भी ने नहीं किया है। आलम ने भी ऐसा नहीं किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो रस खान होगा। प्रेम वाटिका नाम की जो रचना है वो रस खान की रचना है। आगे हम देख रहे हैं कि दूसरा प्रश्न है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? तो उसमें 4 कवियों के बारे में दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और राम कुमार वर्मा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तरह का कोई नाटक नहीं लिखा है। मैथिली शरण गुप्त भी इस तरह के कोई नाटक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ऐसा मुझे पता नहीं है। सुमित्रानंदन पंत ने भी इस तरह का इस नाम का कोई नाटक नहीं लिखा है। राम कुमार वर्मा भी नहीं। अब इसमें 2 कवि बहुत ही पुख्त रूप से हम देख रहे हैं जिसमें मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंदन पंत, इन 2 में हमें डाउट हो रहा है कि कौन सा होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मैथिली शरण गुप्त होगा। मैथिली शरण गुप्त ने अनघ नाम से एक नाटक लिखा था। आगे हम देखा कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो चारों के चारों गलत है। घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं। कौन है? राहुल सांकृत्यायन। आप इसको जरूर नोट करें कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अगले प्रश्न पे आए तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? इसमें ऑप्शन के तौर पे हमें इंसान लखाम, सदलमेश, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट दिया है। तो इसके अगर जब सही आंसर को हम पता करेंगे तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो और कोई नहीं लल्लू लाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि आत्मनिरीक्षण नाम की जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो उनके ऑप्शन के तौर पे वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय, सेठ गोविंद दास का नाम है। तो ये जो आत्मनिरीक्षण जो रचना है उसके जो लेखक हैं वो सेठ गोविंद दास, यानी कि ऑप्शन डी है। और आपको मैं बता दूं कि आत्मनिरीक्षण जो है वो आत्मकथा है। आत्मकथा है ये सेठ गोविंद दास की आत्मकथा। इसके लेखक भी ये स्वयं हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बताएं कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दिया है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त और सत्यदेव परिवारजक। तो इसमें क्या होगा? तो सही उत्तर के तौर पे अगर हम खोज में निकलें तो ऑप्शन सी यानी कि शिव प्रसाद गुप्त जो हैं इसके सही उत्तर में देखे गए हैं। और ये जो पृथ्वी प्रदक्षिणा है ये यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त। देखिए हम रचनाओं के साथ साथ उसके विधाओं को भी बताते चल रहा हूँ मैं, और इसको आप जरूर अपने नोट्स में नोट करें। तो पृथ्वी प्रदक्षिणा जिसके जो लेखक हैं वो शिव प्रसाद गुप्त हैं। और पृथ्वी प्रदक्षिणा जो विधा की रचना है वो यात्रा वृत्त कही जाती है। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर हैं? अमृतलाल नागर का आप ध्यान दीजिए कि यूजीसी नेट के परीक्षाओं में जो सिलेबस में है वो मानस का हंस है। तो ये तो हमें सही हो गया कि ये इसके लेखक अमृतलाल नागर ही हैं। लेकिन जब इस तरह से मानस के हंस के दौरान हम अमृतलाल नागर को पढ़ते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस के दौरान, तो हम उसमें देखते हैं कि सुहाग के नुपुर भी उनके हैं
बूंद और समुद्र भी हैं, लेकिन भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि नहीं पूछ रहा है, ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि कौन सा नाटक है, वो पूछ रहा है कि इन चारों में से सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है। तो जो सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं है उसमें एक दूनी एक ये तो है, सेतुबंद भी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, कैदे हयात भी सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है। मादा कैक्टस जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास नहीं है। आप नहीं जरूर इसको टिक करें, आप परीक्षा में भी जाएं तो अगर है और नहीं को जरूर ध्यान दें। यहाँ पे प्रश्न के लास्ट में जरूर नोट कर देखें, और अगर नहीं है तो जरूर उसके नीचे अंडरलाइन कर दें ताकि ध्यान सीधे नहीं पर जाए। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें से राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास कौन नहीं है, तो सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, जय योधे राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, दिवोदास राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, लेकिन व्यतीत जो है वो जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी? जैनेन्द्र की। मैं साथ में जो रचना जिसकी नहीं है उसके रचनाकार को भी बताऊंगा। तो ये व्यतीत जो है वो जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। आगे अब देखें कि ज्ञान पंक्तियां है ये कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। और इसके ऑप्शन के तौर पे दिया है कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे और राम नरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियां अगर किसकी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यह विडंबना जो जीवन की है, यानी कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इसके ऑप्शन में अगर हम खोजेंगे कि ये किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं जो कामायनी से ली गई हैं। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो व्याकरण से है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यूजीसी नेट जो इस बार हुआ है अभी 8 मार्च को, उसमें सीधे सीधे उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछे गए थे। और ये पूछ रहा है कि कंठोष्ठ क्या ध्वनि का उदाहरण कौन सा है इसमें। तो हम पढ़ते हैं हमेशा कि जो ध्वनियाँ कंठ और ओष्ठ से बोली जाएं, उसका उदाहरण पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन के तौर पे औ दिया है, ए दिया है, क दिया है, तो दिया है। तो इसमें जो है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि क जो है वो कंठ से बोला जाता है, इदय तो कंठ तालु, और तवर्ग दंत से, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। औ जो है वो कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म वो पूछ रहा है, और वो दो बोली के तौर पे कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली ये कह रहा है। ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि पश्चिम की जो बोली के बारे में वो जब पूछ रहा है, पश्चिम की दो बोलियों के बारे में पूछ रहा है, तो जो पश्चिम की बोली है, जैसे अगर हम कन्नौजी को देखें तो यहाँ एक अवधि दे दिया है, ये पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। फिर यहाँ अगर हम देखें ब्रज, तो फिर बघेली दे दिया है, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ दे दिया है, ये भी पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी में खड़ी बोली और बुंदेली जो युग्म है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप हल्के में लेके लोग फॉरगेट कर जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे में बहुत विशेष प्रश्न है। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होने का योग्यता धारण करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसके ऑप्शन के तौर पे दिया है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसे हम पद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि वह कमरे में गया, तो इस वाक्य में जो कमरे में गया, जो कमरा शब्द है वो जो कमरे में गया, जो कमरे शब्द है वो कमरा से बना है, यानी कि वो पद हो जाता है।
अब हम देखें कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोलियों का बोली है। इसमें पूछ रहा है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित है इन चारों में से। तो इन चारों में से अगर हम देखेंगे तो अर्धमागधी से बांगरू भी पश्चिमी हिंदी है, ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी है, ये बिहारी हिंदी है जो मागधी से है, यानी कि बघेली जो पूर्वी हिंदी है यही अर्धमागधी भ्रंश से बनी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ऑप्शन के तौर पे महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भाषा काव्य संग्रह जो है वो महेश दत्त शुक्ल की रचना है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न में देखें कि वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है। तो अगर इसके ऑप्शन को देखें कि जो वेदांत सूत्र का लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य। तो इन चारों में से जो सही सबसे सटीक उत्तर जान पड़ता है वो ऑप्शन सी अणुभाष्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है वो 17वें नंबर का कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। ये लाइन तब की है जब श्री कृष्ण सुदामा के आने पर उनसे मिलने जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होता है, तब कहते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और ये पंक्ति जो है वो और किसी की नहीं है, ये सुदामा चरित लिखने वाले नरोत्तम दास की पंक्ति है। तुलसीदास के गुरु का नाम पूछा है, ऑप्शन के तौर पे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद और रामानुजाचार्य दिया हुआ है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नरहरि दास उनके गुरु थे। कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है ये पूछ रहा है। तो कवित रत्नाकर जो है वो इसमें ऑप्शन दिया है केशवदास, भिखारी दास, सेनापति पद्माकर। तो जो कवित रत्नाकर है वो सेनापति की रचना है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो कह रहा है कि उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है। इसमें नए कवियों का नाम है, इसमें केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति। तो जो उत्तर कबीर नामक शीर्षक से अगर कोई कविता लिखा है तो वो कविता लिखे हैं केदारनाथ सिंह जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और उत्तर कबीर जो कविता के रचयिता हैं वो केदारनाथ सिंह हैं। अब दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 4 रचनाएं हैं जिसमें व्योमकेश दरवेश जो हजारी प्रसाद की जीवनी है, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की है, वटवृक्ष की छाया, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है। और वटवृक्ष की छाया इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें जो सही उत्तर होगा उसमें सबसे पहले हम प्रेमचंद घर में देखेंगे। तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि एक ही में बस प्रेमचंद घर में पहले में आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यहीं सीधे सीधे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें प्रेमचंद घर के बाद आवारा मसीहा 1974 में, उसके बाद वटवृक्ष की छाया व्योमकेश दरवेश जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। अब हम देखें कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसको हम देखते हैं। इसके प्रकाशन वर्ष को पहले हम जानेंगे। तो जो रंगभूमि है वो 1925 की रचना है, और जो निर्मला है वो 1927 की रचना है, और जो कर्म भूमि है वो 1933 की रचना है। और इसी में एक और रचना जो दिया है वो गोदान है। गोदान इनकी जो है वो सबसे बाद की रचना है 1935 में। अगर इस क्रम में हम देखेंगे तो सबसे पहले रंगभूमि आएगा, यानी कि, और रंगभूमि के बाद निर्मला आएगा,
तो ऑप्शन सी में देखा रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि और गोदान, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही अमृतलाल नागर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बनाना है। अब इसके फिर प्रकाशन वर्ष पे हम जोर डालेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अमृतलाल नागर जी महाकाल उपन्यास लिखे थे जो अकाल पर है, और उसके बाद बूंद और समुद्र लिखते हैं। उसके बाद खंजन नयन लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें कि फिर से प्रकाशन आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो पत्रिकाओं का सही अनुक्रम जानने के लिए हम उसके प्रकाशन वर्ष से देखेंगे। तो विशाल भारत जो पत्रिका है वो 1928 में निकलती है, 1928 में निकलती है। और 1937 में जागरण संदेश निकलता है, 1937 में जागरण संदेश निकलता है। और जो माधुरी पत्रिका है वो सबसे पहले 1922 में निकलता है। इस तरह से अगर हम अनुक्रम मिलाएंगे तो सबसे पहले माधुरी आएगी, और ये हमारे ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप ध्यान से देख लें कि माधुरी, विशाल भारत, फिर जागरण, फिर साहित्य संदेश, ये क्रम इसका सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब देखें कि महादेवी वर्मा के कृतियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो महादेवी वर्मा के जो कृतियों को अगर हम देखें तो उसमें 4 कृतियां दी हैं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो अगर हमें इसमें से कुछ का भी प्रकाशन वर्ष अगर हमें याद रहे तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सबसे उनकी जो महत्वपूर्ण है वो अगर हम देखें कि अतीत के चलचित्र, तो अतीत का चलचित्र जो है वो 1941 की रचना है। और स्मृति की रेखाएं जब हम पढ़ते थे तो उस समय ही मुझे याद था कि 1943 की रचना है। इस तरह से जब हम देखेंगे कि तो अगर इस तरह से भी बनाए कि 1941 और 1943, तो अतीत के चलचित्र, उसके बाद स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, उसके बाद स्मृति की रेखाएं, लेकिन उसके बीच में ही श्रृंखला की कड़ियां आती हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखें अगला प्रश्न, तो अज्ञेय जी पे प्रश्न है कि अज्ञेय जी के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम बनाने को कह रहा है, और दिया क्या है कि लिख कागद कोरे आत्मने पद, कहाँ है द्वारिका अद्यतन। इसको अगर हम सही करें तो इसमें जो सबसे पहले उन्होंने लिखा है वो उन्होंने लिखा है आत्मने पद, और आत्मने पद के बाद उन्होंने लिखा है अद्यतन। इसको अब हम खोजेंगे कि सबसे पहले आत्मने पद, तो 2 जगह आत्मने पद मिल गया, उसके बाद अद्यतन, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें कि व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष करना है। व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बनाना है। तो इसमें 4 रचनाएं दी गई हैं। रचनाओं का नाम है जीप पर सवार झल्लियाँ, भीति चित्र, जो घर फूके, यत्र तत्र सर्वत्र। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका जो इसमें जो इसका क्रम आता है वो ये अगर हम इसको मिलाएं तो ये तो क्लियर है कि जो घर फूके वो सबसे लास्ट में होगा, सबसे बाद का है। तो यहाँ 2 जगह मिल रहा है जो घर फूके, और अगर उसके पहले देखें और जो घर फूके और यत्र तत्र सर्वत्र जो है वो सबसे पहले होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है इसमें भी। तो इसको अगर हम देखें तो जो त्यागपत्र है वो तो 1900 बहुत फेमस उपन्यास है, 1937 की रचना है। 1951 में अज्ञेय जी नदी के द्वीप लिख देते हैं। इसी क्रम को अगर हम बैठा के चलें तो त्यागपत्र के बाद नदी के द्वीप खोजिए, और इस तरह से 2 ही रचना को एलिमिनेट करते हुए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न करें कि जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगर इस तरह से हम देखें, ठीक, सॉरी कुछ समय के लिए मैं मौन रहा। तो अगर इस तरह से हम मिलाएंगे, फिर से एलिमिनेट करेंगे उनके जन्म को लेकर के, तो जो बिहारी का अगर हम समय देखते हैं तो बिहारी का जो जन्म है 1900 सॉरी कह रहे हैं 1595 में हुआ। 1600 में चिंतामणि का माना जाता है और 1604 में मतीराम को। इस अंदाज पे अगर हम देखें तो सबसे पहले बिहारी आएंगे, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को अगर हम देखें, प्रश्न नंबर 3, कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बनाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो भगवती चरण वर्मा सबसे पहले लिखते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते। अब टेढ़े मेढ़े रास्ते सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, ये इनका क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आत्मकथाओं को मिलाना है। अब हम आत्मकथा को मिलाएं अगर, तो जो हरिवंश राय बच्चन का जो है वो 10 द्वार से सोपान तक, पांडे बेचन शर्मा अपनी खबर, अगर इसी को ही अगर हम केवल एलिमिनेट कर दें, 60 वर्ष एक रेखांकन पंत जी का है, तो इसको अगर हम देखें, मेरा जीवन जो शिव पूजन सहाय का है, यानी कि ए का 2, बी का 5, ए का 2, बी का 5, यानी कि ऑप्शन डी में ऐसा क्रम देखने को मिल रहा है और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो फिर से आलोचकों और उनके ग्रंथों को मिलान करना है, और इसको अगर हम मिलाएं तो नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी उनकी रचना है। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नई कविता के प्रतिमान, यानी कि ये 5वां। और सॉरी, ये रामविलास शर्मा से मिला दिया मैंने, रामविलास शर्मा का नहीं है, ये रहा, और ये लक्ष्मीकांत वर्मा का 5वां है नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा का जो रचना है वो है निराला, और विजय देव नारायण शाही ने लिखा है जायसी, यानी कि ए का 4, बी का 5, ए का 4, बी का 5, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मिलाने का ही है, और उसको अगर हम मिलाएं तो जो चेतना का बिंब है वो डॉक्टर नगेंद्र का है। कहीं ना कहीं ये नीचे नगेंद्र भी दिया ही है, आप ध्यान दीजिए, यहीं हम लिखते जा रहे हैं। ए का जो है वो 5, रेखाएं बोल उठी वो देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है, यानी कि बी का 1, और जिंदगी मुस्काई वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, सिंहावलोकन यशपाल की ही है। तो इस तरह से ए का 5, बी का 1, सी का 2, 5, 1, 2, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो फिर से कहानियों को कहानीकारों से मिलाना है। अब इसको अगर हम मिलाएं तो भगवती चरण वर्मा और पिंजरा, मकरिल, 2 बांके, एक कैदी, दिवाली और होली। तो भगवती चरण वर्मा की जो इसमें से कहानी है वो 2 बांके हो जाएगी, और
इलाचंद जोशी दिवाली और होली नामक मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखते थे। यशपाल की रचना है मक्रील। बहुत ध्यान दें, बहुत फेमस कहानी है यशपाल की मक्रील। उपेंद्र नाथ अस्क लिखते हैं पिजरा। अभी ये कूट क्या बना कि ए का 3, बी का 4, सी का 2, 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, सॉरी 3 5 2 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम प्रश्न बनाए यहाँ कि यहाँ उपन्यास को उपन्यासकारों से मिलाना है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो देखेंगे कि राधा कृष्णदास का जो उपन्यास है वो निसहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी का जो उपन्यास इसमें मिल रहा है वो तारा है। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता ही है। श्रद्धाराम फिलौरी भागवती। अब इसको हम कूट बनाएं तो ए का 5, बी का 1, 5 1, 5 1 जो मिल रहा है ऑप्शन बी में मिल रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न फिर से नाटक और नाटककारों का मिलाना है और इसको अगर हम मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र का जो इसमें नाटक है बहुत ही फेमस नाटक है अंधेर नगरी। अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर नोट करें। हालांकि लगभग सारे साहित्य के विद्यार्थी जरूर से जानते हैं। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र का एक नाटक है इसमें से, उसका नाम है संगीत शाकुंतल। और बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं नल दमयंती। इसको अगर हम मिलाएं तो ए का 3, बी का 5, ए का 3 और बी का 4, सॉरी ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 5, यानी कि 3 4 2 5, 3 4 2 5। ये ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृतियों को उनके रचनाकारों से मिलाना है। तो बड़ा ही फेमस है काठ का सपना। ये सीधे सीधे आप मिला दीजिए कि मुक्तिबोध से। आत्मा की आंखें जो हैं वो दिनकर की रचना है। समय और हम ये जैनेंद्र कुमार की रचना है। मिलन यामिनी जो है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस तरह से कूट बनाएंगे तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं काव्य संग्रहों का उनके प्रकाशन वर्ष से मिलाना है। तो इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1926 है और बीड़ा का प्रकाशन वर्ष 1927, गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932 है और स्वर्ण किरण जो है वो बहुत बाद की रचना है, प्रगतिशील रचना कहलाती है 1947 में। तो जो कूट बनेगा वो 4 और 1 2 5, यानी कि 4 1 2 5, 4 1 2 5, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिर से पत्रिकाओं का उनके प्रकाशन स्थान से मिलाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आनंद कादम्बनी दिया है कि आनंद कादम्बनी कहाँ से निकलती थी। तो आनंद कादम्बनी जो है वो प्रेमघन की पत्रिका है, वो मिर्ज़ापुर से निकलती थी। ब्राह्मण जो है वो कानपुर से निकालते थे प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी प्रदीप जो है वो प्रयाग से निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। उचित वक्ता ये एक थोड़ा फंसने वाला है कि उचित वक्ता कहाँ से निकलता था। तो आप जानिए कि उचित वक्ता कलकत्ते से निकलती थी। तो जो कूट बन रहा है वो 3 के बाद 1, उसके बाद 2, यानी कि 3 1 2 ऑप्शन डी में मिल रहा है।
3, 1, 2 ऑप्शन डी में मिल रहा है, यही ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो दिया है कि निबंधकारों का उनके निबंध संग्रहों से उचित मिलान कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आप सीधे सीधे कछुआ धर्म, बहुत ही फेमस उनका रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो उनकी रचना अगर इसमें से हमें नहीं भी पता तो बहुत सारी इसमें अभी भी फेमस रचनाएं हैं, जैसे वंदे वाणी विनायक ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। कुबेरनाथ राय की रचना है मराल। तो ये पृथ्वी जो पुत्र है वो अग्रवाल की रचना है, क्योंकि महक के आंगन चहके द्वार ये तो है ही नहीं। तो इसका जो कूट बनेगा वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कछुआ धर्म 4, वासुदेव शरण अग्रवाल का 3, राम वृक्ष बेनीपुरी का 2 और उसके बाद 5, यानी कि 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5 ऑप्शन ए में आप देख पा रहे होंगे, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और स्थापना का। ध्यान दीजिए कि सीधे आप पढ़ के समझिए कि है क्या वास्तव में। कह रहा है कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है, और उसके तर्क के रूप में कह रहा है कि क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। आप ध्यान दीजिए, फिर से आप एक बार इसको पढ़ें कि क्रोध जैसे उग्र प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य आता है। क्रोध से पूर्ण सौंदर्य कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जो ए है, यानी कि काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव के कोमल व्यंजना से आता है, ये तो हमें सही लग रहा है, लेकिन ये क्रोध से सौंदर्य नहीं आएगा, इसलिए ए सही है और आर इसका गलत है। और अगर हम उसको खोजेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो बता रहा है कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्या है कि भूमंडलीकरण ने, कह रहा है कि भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी। उसने जन को मास में बदल दिया। तर्क क्या दे रहा है कि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। कहीं न कहीं जब भूमंडलीकरण होता है तो सही बात है कि वो एक ऐसी धारणा जो पुरानी चली आ रही है उसको बदल के रख देता है। उसने जन को क्या किया है, मास यानी कि एक भार के रूप में बदल के रखा है, यानी कि ए तो इसका सही है। अब आप देखेंगे तर्क क्या कह रहा है। कह रहा है क्योंकि भूमंडलीकरण ने मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है, ये भी सही है। जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं, बिल्कुल जो जनसंचार के साधनों को दक्ष में है, यानी कि इसका ए और आर दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें तो कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे कि श्रृंगार को रसराज माना जाता है। सही है, इसलिए वह सभी रसों में प्रधान है। ठीक है, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी संभावनाएं उसी में निश्रित हैं, ऐसा कह रहा है तर्क के रूप में। तो इसमें जो पहला है कि सच में श्रृंगार को ही रसराज कहा जाता है, ये तो सही है। और कहीं ना कहीं जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी से सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं, श्रृंगार से ही, सौंदर्य से ही, ये भी सही है। यानी कि ए और आर इसके दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग
आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, लेकिन वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। कह रहा है कि भारतेंदु युग जो है वो आधुनिकता का द्वार है। ये तो बात सही है कि भारतेंदु युग से ही आधुनिकता शुरू होती है, लेकिन वो मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका ए जो है वो सही तो है, लेकिन आर इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, कह रहा है कि प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है, जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क के रूप में क्या कह रहा है कि क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो, तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण तो बिल्कुल है, ये तो सही है, लेकिन ये जो तर्क दे रहा है वो इसका गलत है। इसको अगर हम देखेंगे, यानी कि ए सही, आर गलत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुछ हमारे पूरे 45 प्रश्नों की सीरीज रही, जिसमें आप साहित्य के विभिन्न विभिन्न विधाओं से विभिन्न विभिन्न तरह के प्रश्नों को आपने देखा, समझा, पढ़ा और उसको बहुत अच्छे तरीके से जाना। और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो PYQs यानी कि पुराने समय में परीक्षाओं में पूछे जा सके हैं, पूछने वाले हैं। तो इसमें हम UGC, HPSC यानी कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC और MP असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT वाले ध्यान दें। ये जो 45 प्रश्नों की सीरीज चलने वाली है, ये परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप रोज डेली बने रहें हिंदी वात्सल्य के साथ, और हिंदी वात्सल्य के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी नई से नई अपडेट आपको मिलती रहे और इसके साथ ही नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।